बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉबिन हुड इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। टाइगर को जैसे ही होश आया उसने आंखें खोलते ही ये महसूस किया कि वो किसी कार में सवार है और कार तेज रफ्तारी से दौड़ी चली जा रही है। टाइगर पिछली नशिस्तों के दरमियान लेटा हुआ था। इसके हाथ पैर भी खुले हुए थे। वो समझ गया कि इसकी बेहोशी के मुतालिक गलत अंदाजा लगाया गया है, वरना कम से कम उसे बांध जरूर दिया जाता। इसने आहिस्ता आहिस्ता सीट से ऊपर उठना शुरू कर दिया। उसे बैक मिरर से खतरा था कि जैसे ही इसका सर सीट से बुलंद होता, कार के अंदर लगा हुआ बैक मिरर उसकी निशानदेही कर सकता था। इसलिए वो एहतियात से ऊपर उठता चला गया। टाइगर ने झपट कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अभी जाम था और दूसरे दरवाजे का भी यही हशर था। अब टाइगर कार की पिछली नशिस्त पर कैद होकर रह गया था। ड्राइविंग सीट पर एक गैर मुल्की मौजूद था और इसके साथ वाली सीट खाली थी। इसी लम्हे टाइगर को गैर मुल्की की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। तो तुम्हें होश आ गया मिस्टर, मगर तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से निकल नहीं सकते। गैर मुल्की के कलेजा फाड़ खाने वाला था। तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? टाइगर ने नशिस्त पर इत्मीनान से बैठते हुए कहा। जाहिर है वो वाकई इस डब्बे की कैद से फौरी तौर पर निकल ना सकता था। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। अलबत्ता तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तुम फ्लिपर से कैसे जा टकराए और तुम किस तंजीम से ताल्लुक रखते हो? गैर मुल्की ने सख्त लहजे में कहा। मैं भी तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, समझे तुम? अगर तुम चाहो तो मालूमात का तबादला बराबरी की बुनियाद पर हो सकता है। टाइगर ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। तुम टेढ़ी हड्डी मालूम होते हो। मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। तुम अभी तोते की तरह टीटी करना शुरू कर दोगे। कार चलाने वाला जो रॉबर्ट था गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। लोग तो टेढ़ी हड्डी का मुहावरा टेढ़ी दुम का मुहावरा बोलते हैं। शुक्र है तुमने हड्डी तो इस्तेमाल किया है। टाइगर ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। पहले मेरा ख्याल था कि तुम्हें हेडक्वार्टर के सुपुर्द कर दूं। वो खुद ही तुमसे पूछगछ करते रहेंगे। लेकिन अब चूंकि तुम्हें तवक्का से पहले होश आ गया है, इसलिए अब हेडक्वार्टर ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मुझे ही तुम्हारी टेढ़ी हड्डियां सीधी करनी होंगी। रॉबर्ट ने सख्त लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने कार को दाएं तरफ मोड़ा। इस वक्त वो पिकनिक पॉइंट की उकबी पहाड़ियों के पीछे पहुंच चुका था। कार को एक तरफ करते ही इसने डैशबोर्ड के नीचे लगा हुआ एक बटन दबाया और टाइगर ने फर्श से सफेद रंग का धुआं निकलते देख लिया। एक लम्हे में सारी सूरत हाल समझ गया। यकीनन गैर मुल्की उसे बेहोश करना चाहता था। चुनाचे इसने फौरी तौर पर सांस रोक लिया और फिर दूसरे लम्हे वो इस अंदाज में लुढ़खड़ाता हुआ सीट के दरमियान गिर गया जैसे गिरकर बेहोश हो गया हो। धुआं चंद लम्हे फैलता रहा, फिर तेजी से गायब होता चला गया। अब कार भी रुक चुकी थी। गैर मुल्की दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और फिर इसे आगे बढ़कर पिछला दरवाजा खोला। वो यकीनन उतरते वक्त दरवाजे खोलने वाला सिस्टम ऑन कर चुका था। इसके हाथ में रिवॉल्वर था। इसने दरवाजा खोला और फिर आगे बढ़कर टाइगर को बालों से पकड़कर कार से नीचे घसीट लिया। टाइगर बिल्कुल इसी तरह घिसटता चला गया जैसे बेहोश हो। रॉबर्ट ने टाइगर को घसीट कर अपने कंधे पर डाला और फिर सड़क से हटकर पहाड़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। वो शायद हर किस्म की मुदाखलत से बचकर टाइगर से पूछगछ करने का प्रोग्राम बना चुका था। जब वो सड़क से हटकर पहाड़ियों में पहुंचा, ये ऐसी जगह थी जो हर तरफ घने दरख्त थे, तो इसने टाइगर को उछालकर नीचे घास पर फेंक दिया और फिर जेब से कुछ निकालने लगा और एक लम्हे के लिए इसकी तवज्जो टाइगर से हटी और टाइगर को इसी लम्हे का इंतजार था। वो नीम खुली आंखों से सारा मंजर देख रहा था। रॉबर्ट की तवज्जो हटते ही टाइगर अपनी जगह से यूं उछला कि गोया जैसे गुलाब की पत्तियां अचानक स्प्रिंगों में तब्दील हो गई हों और वो पूरी कुवत से रॉबर्ट से टकराया और रॉबर्ट को लेता हुआ नीचे जा गिरा। रॉबर्ट के हलक से एक अचानक धक्के की वजह से चीख सी निकल गई। नीचे गिराते ही टाइगर ने पूरी कुवत से उछलकर रॉबर्ट की नाक पर टक्कर मारनी चाहिए, मगर रॉबर्ट इंतहाई फुर्ती से ना सिर्फ एक तरफ हटा बल्कि इसकी टांगे बिजली की सी तेजी से सिमटी और टाइगर इसके सर के ऊपर से होता हुआ पीछे जा गिरा और फिर वो दोनों यकसा फुर्ती से एकदम उठ खड़े हुए। अचानक टक्कर लगने से रॉबर्ट के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर लंबी लंबी घास में कहीं गिर चुका था, इसलिए वो भी टाइगर की तरह खाली हाथ ही था। रॉबर्ट का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था, जबकि टाइगर मुतमईन था। वो दोनों पहलवानों की तरह एक दूसरे के सामने खम ठोके खड़े थे और फिर टाइगर ने अचानक झुकाई थी और इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक रॉबर्ट इस झुकाई पर तेजी से दूसरी तरफ झुका और टाइगर ने इसी वक्त
उसी तरफ छलांग लगा दी। इस बार इसने एक नया ही दाव खेला था। वो बराह रास्त रॉबर्ट पर पड़ने के इसकी साइड से गुजरता चला गया और इसके साथ ही इसने पूरी कुवत से रॉबर्ट का बाजू पकड़कर जोर से झटका दिया। इसका ख्याल था कि इस जोरदार झटके से वो रॉबर्ट का बाजू कंधे से उखेड़ देगा, मगर रॉबर्ट ने झटका खाते ही अपने जिस्म को तेजी से सिकोड़ा और दूसरे लम्हे इसकी दोनों टांगे आगे बढ़ते हुए टाइगर की गर्दन के गिर्द लिपटी और इसके साथ ही वो कलाबाजियां खा गया और टाइगर इसके साथ ही सर के बल कलाबाजी खाता चला गया। अलबत्ता नीचे गिरते हुए इसे अपनी दोनों टांगे ऊपर को उठा दी और फिर जैसे ही वो जमीन पर गिरा, इसकी दोनों टांगे कमान की सूरत में मुड़कर रॉबर्ट की पुश्त पर पूरी कुवत से पड़ी और रॉबर्ट की टांगे इसकी गर्दन के गिर्द से अलहदा होती चली गईं। टाइगर ने तेजी से उसे एक तरफ उछाल दिया। अगर वो अपनी टांगे बर वक्त ना मोड़ता तो यकीनन सर के बल जमीन पर गिरता और इसके बाद इसकी गर्दन की हड्डी 100% टूट जाती। टाइगर ने बर वक्त ना सिर्फ अपना बचाव किया था, बल्कि वो रॉबर्ट की गिरफ्त भी तोड़ने में कामयाब रहा था। और फिर रॉबर्ट को एक तरफ उछालते ही टाइगर ने इस बार उठ कर खड़े होने की हिम्मत ना की, बल्कि वहीं से ही जंप लगाकर वो उठते हुए टाइगर से टकराया और इसके साथ ही इसने दोनों हाथ बिजली की सी तेजी से उठते हुए रॉबर्ट के बाजुओं के नीचे से गुजारकर इसकी गर्दन की पुष्ट पर बांधे और एक बार फिर कलाबाजी खा गया। ये दाव इतना खतरनाक था कि जिसकी जद से बच निकलना तकरीबन नामुमकिन था, और वही हुआ। जैसे ही टाइगर ने कलाबाजी खाई, रॉबर्ट का जिस्म कमान की तरह टेढ़ा होता चला गया और फिर रॉबर्ट के हलक से एक जोरदार चीख निकली और इसका जिस्म एकदम ढीला पड़ता चला गया। इसकी रीढ़ की हड्डी के कई मोहरे ना सिर्फ अपनी जगह से खिसक गए थे, बल्कि कई मोहरे टूट भी गए थे और रॉबर्ट मफलूज होकर घास पर गिर पड़ा था। इसके हाथ और पैरों ने हरकत करनी खत्म कर दी थी। बस यही दमखम था, टाइगर ने खड़े होकर जोर से हाँफते हुए कहा, क्योंकि इस खतरनाक दाव में उसे भी पूरी कुवत सर्फ करनी पड़ी थी। त, त, तुम खतरनाक आदमी हो, बेहद खतरनाक, रॉबर्ट ने ऐसे चढ़े हुए लहजे में कहा जैसे इसकी जान निकल गई हो। इसकी आंखें फट गई थीं और इसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। और इसी लम्हे टाइगर को कोई ख्याल आया तो वो किसी उकाब की तरह रॉबर्ट पर झपटा, मगर रॉबर्ट का जबड़ा एक झटके से हिला और जब तक टाइगर इसका मुंह जकड़ता, इसकी आंखें बंद होती चली गईं और फिर इसके मुंह से नीले रंग के बुलबुले निकलने लगे। रॉबर्ट अपने दांतों में मौजूद कैप्सूल को तोड़ चुका था। ओह, ये लोग वाकई अपनी तंजीम से बेहद वफादार हैं। हैरत की बात है ये, वरना ऐसे तो कोई भी खुदकुशी नहीं करता। टाइगर ने तवील सांस लेकर उठते हुए कहा। उसे बस एक लम्हे की देर हो गई थी और इसी एक लम्हे में रॉबर्ट खुदकुशी कर गया था। टाइगर चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा कि अब वो वापस होटल एफ जाए, शायद वहां फ्लिपर मौजूद हो, क्योंकि जाहिर है कि फ्लिपर अभी तक वहां मफलूज पड़ा होगा। रॉबर्ट तो बेकार था। चुनाचा वो तेजी से वापस रॉबर्ट की कार की तरफ बढ़ा और फिर अचानक रुक गया। उसे ख्याल आ गया था कि मुजरिमों की कार इस्तेमाल करना भी खतरनाक हो सकता है। इस किस्म के मुनज़्ज़िम मुजरिम कार में भी कोई ना कोई सिस्टम रखते हैं। ऐसा ना हो कि कार ही इस समेत उड़ा दी जाए। इसलिए इसने किसी टैक्सी पर वापस जाने का इरादा किया और फिर वो कार की मुखालिफ सिमत में जंगल में होकर आगे बढ़ता चला गया। उसे मालूम था कि जंगल के खात्मे में बड़ी सड़क पर उसे टैक्सी मिल जाएगी। गो से फ्लिपर के मिलने का कम उम्मीद थी, क्योंकि जाहिर है गैर मुल्की उसे इस वक्त ही उठा लाया होगा जब इसने फ्लिपर का भी कुछ इंतजाम किया होगा। लेकिन फिर भी वो वहां जाना चाहता था और फिर सड़क पर पहुंचते पहुंचते इसके जहन में ख्याल आया कि उसे इमरान का पता करना चाहिए। अगर इमरान मुजरिमों के कब्जे से निकल आया है तो उसे पूरी इत्तला कर देनी चाहिए। हो सकता है कि वो कोई नई हिदायत दे। चुनाचे से फैसला किया कि वो रास्ते में ही इमरान को फोन करे और अगर इमरान ना मिला तो वो एक्स2 को इस बारे में रिपोर्ट कर देगा। यही फैसला करके वो जंगल में आगे बढ़ता चला गया। इमरान और ब्लैक जीरो जैसे ही गेस्ट रूम से बाहर निकले, ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ते चले आए। इमरान का चेहरा बेहद संजीदा था। इमरान साहब, आप खुद ही सारा काम किए जा रहे हैं, कुछ मुझे भी बताइए, मैं भी इमरान को काम पर लगा दूं। ब्लैक जीरो ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद इमरान से मुखातिब होकर कहा, तुमने सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को क्या हिदायत दी है? इमरान ने बेहद संजीदा लहजे में पूछा। बस शहर में गश्त करते रहो और मशकूक अफराद की तलाश जारी रखो, और मैं क्या भी कह सकता हूँ, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। जाहिर है अब एक्सट्रो और कर भी कह सकता है, सिवाय मेंबरों को शहर में गर्दिश कराने के, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। दरअसल इस वक्त इमरान जहनी तौर पर बेहद उलझा हुआ था। मुजरिम हाथ से निकल जाते थे और वो वहीं का वहीं था।
जहां से चला था। बरामदा खत्म होते ही वो दोनों ऑपरेशन रूम में दाखिल हुए तो इमरान इस तरह चौंक पड़ा। सामने एक दीवार पर सुर्ख रंग का बल्ब तेजी से जल बुझ रहा था। ओह, इमारत को चेक किया जा रहा है, इमरान ने बल्ब को देखते ही कहा। और फिर वो बेतहाशा भागता हुआ ऑपरेशन रूम क्रॉस करके अपनी खास लेबोरेटरी की तरफ भागता चला गया, जबकि ब्लैक जीरो ने वहीं रुककर हिफाजती इकदाम करने शुरू कर दिए। हिफाजती इकदाम करने के बाद वो भी तेजी से लेबोरेटरी में गया तो इमरान एक बड़ी सी मशीन पर झुका हुआ था। मशीन में जिंदगी की लहर दौड़ रही थी और जों जों की तेज आवाज से पूरी लेबोरेटरी गूंज रही थी। मशीन के दरमियान में एक बड़ी सी स्क्रीन पर शहर का नक्शा फैला हुआ था और सुर्ख रंग का एक नुक्ता तेजी से इस नक्शे पर सफर करता हुआ एक जाने पड़ता चला जा रहा था। इमरान दांत भेजे खामोश खड़ा बगौर इस नुक्ते को देख रहा था। फिर वो एक जगह जाकर रुक गया और इमरान स्क्रीन पर झुक गया। इसने इस जगह गौर से देखा जहां नुक्ता रुका हुआ था और इसी लम्हे नुक्ता अचानक बुझ गया और इमरान एक तवील सांस लेकर सीधा हुआ और फिर इसने मशीन पर मुख्तलिफ किस्म के बटन दबाना शुरू कर दिए। बटन दबते ही मशीन का एक खाना खुला और इसमें से एक फोटोग्राफ बाहर निकल आया। इमरान ने फोटोग्राफ पकड़ा और फिर मशीन के बटन ऑफ करके वापस ऑपरेशन रूम में आ गया। फोटोग्राफ पर वही जगह नजर आ रही थी जहां वो सुर्ख नुक्ता जाकर रुका था। इस कार में टॉकिंग पॉइंट फिट है और ना सिर्फ दानिश मंजिल मुजिमों की नजर में आ चुकी है बल्कि हमारी गुफ्तगू भी जो हमने कार के करीब की होगी उन्होंने सुन ली होगी और मुझे वो गुफ्तगू याद है। इस गुफ्तगू से X2 भी मुजिमों पर जाहिर हो चुका है। ये तो अच्छा हुआ कि हम ऐन वक्त पर पहुंच गए और चेकिंग सिस्टम ने उसे बर वक्त चेक कर लिया। इस तरह अगर वो दानिश मंजिल को चेक कर चुके हैं तो हमने भी इनके हेडक्वार्टर को ढूंढ लिया है। इमरान ने फोटोग्राफ मेज पर रखा और फिर एक दराज से शहर का बड़ा सा नक्शा निकाल लिया। अभी वो नक्शा मेज पर फैला ही रहा था कि गेट अलार्म बजने लगा। ब्लैक जीरो ने चौंक कर गेट चेकिंग का बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे स्क्रीन पर गेट से बाहर जूलिया अपनी कार के साथ खड़ी नजर आने लगी। जूलिया क्यों आई है? ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए कहा। इसे भी आने दो, कोई खास बात होगी, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो ने गेट खोलने वाला बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे गेट खुलता चला गया और फिर जूलिया कार समेत अंदर आती दिखाई दी। अब स्क्रीन पर अंदरूनी मंजर नजर आ रहा था। जूलिया ने कार मुजेमो की कार के करीब आकर रोकी और फिर नीचे उतरकर इसने बड़ी तेजी से कार का पिछला दरवाजा खोला और एक गैर मुल्की को घसीट कर बाहर फर्श पर फेंक दिया। गैर मुल्की को देखते ही ब्लैक जीरो और इमरान दोनों चौंक पड़े। जूलिया, ये कौन है? इमरान ने माइक का बटन दबाते हुए X2 के लहजे में पूछा। बॉस, ये रॉबिन हुड तंजीम का अहम तरीन आदमी है। मैं इसे एफ होटल से उठाकर लाई हूँ। जबकि कैप्टन शकील एक और मुजिब के पीछे है जो इमरान के साथी टाइगर को बेहोश करके अपने हेडक्वार्टर ले गया है। जूलिया की आवाज कमरे में गूंजी। तफसील बताओ, इमरान ने जूलिया के खामोश होते ही सख्त लहजे में पूछा और जूलिया ने जॉनी क्लब से लेकर यहाँ तक पहुंचने का सारा तफसील सुना दिया। गुड शो, ठीक है, तुम कार लेकर वापस अपने फ्लैट में चली जाओ, मैं देख लूंगा, इमरान ने उसे तहकमाना लहजे में कहा और जूलिया मुस्कुराती हुई वापस कार में बैठी और दूसरे लम्हे इसकी कार मुड़कर गेट की तरफ बढ़ती चली गई। ब्लैक जीरो ने गेट खोलने वाला बटन दबा दिया और जब जूलिया की कार गेट क्रॉस कर गई तो गेट खुद ब खुद बंद होता चला गया। ब्लैक जीरो, तुम इस नक्शे की मदद से मुजिमों के हेडक्वार्टर की दुरुस्त लोकेशन चेक करो और साथ ही तुम अपने तमाम मेंबरों को हुक्म दे दो कि फौरी तौर पर दानिश मंजिल के गेट छुपकर निगरानी करें और दानिश मंजिल को इस तरह कैमोफ्लेज कर दो कि कोई साइंसी हरबा कारामद साबित ना हो सके। अलबत्ता अगर कुछ अफराद अंदर आना चाहें तो इन्हें आने दो ताकि उन्हें गिरफ्तार करके उनसे मजीद मालूमात हासिल की जा सके। मैं जाकर इस गैर मुल्की से पूछगछ करूं, ये वाकई अहम आदमी मालूम होता है। इमरान ने ब्लैक जीरो को हिदायत दी और खुद वापस लेबोरेटरी की तरफ बढ़ता चला गया। चूंकि वक्त कम था इसलिए वो इस गैर मुल्की पर भी हिप्नोटिज्म वाला हरबा इस्तेमाल करना चाहता था और ब्लैक जीरो ने इमरान के उठते ही ट्रांसमीटर संभाल लिया ताकि मेंबरों को हिदायत दे सके। सुनो, जूलिया और कैप्टन शकील दोनों को छोड़ देना, वो अपने फ्लैट्स में नहीं, क्योंकि वो बहरहाल मुजिमों की नजर में आ गए हैं। और अगर टाइगर की कॉल आए तो उससे कहानी सुनकर उसे भी वापस उसके ठिकाने पर जाने का हुक्म दे देना। इमरान ने सिरिंज उठाते हुए लेबोरेटरी से वापस आते हुए कहा। मगर टाइगर को तो वो गैर मुल्की हेडक्वार्टर लेकर गया है, ब्लैक जीरो ने जूलिया से मिलने वाली मालूमात की बिना पर कहा। बकवास, इतनी आसानी से ये लोग किसी को हेडक्वार्टर में नहीं ले जाएंगे और अगर वो ले भी गए तो वो कोई आर्जी और नुमाइशी हेडक्वार्टर होगा। बहरहाल टाइगर बेहद ज़हीन और चालाक आदमी है, वो जरूर उनके पंजे से निकल आएगा और हो सकता है कि वो कोई मालूमात बहम पहुंचाए, क्योंकि इस फ्लिपर पर भी असल हमला उसी ने किया था। जूलिया और कैप्टन शकील बाद में पहुंचे थे।
इमरान ने सख्त लहजे में कहा, और फिर वो सुरंज लिए ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता चला गया। फ्लिपर अभी तक बरामदे के सामने फर्श पर पड़ा हुआ था। इमरान ने सिरंज और बोतल जेब में डाली और फिर फर्श पर पड़े हुए बेहोश फ्लिपर को देखता चला गया। इसे सबसे पहले इसका मुंह खोलकर इसके दांत से चेकिंग शुरू कर दी, मगर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। फ्लिपर के दांत वाला खला खाली था। इसमें से कैप्सूल पहले ही निकाल लिया गया था। और फिर वो दिल ही दिल में टाइगर की जहानत की दाद देने लगा। टाइगर अब वाकई तेज होता चला जा रहा था। यकीनन इसी ने कैप्सूल निकाला होगा। और टाइगर की इस बात से ये जाहिर था कि इस गैर मुल्की से टकराने से पहले वो किसी और से भी टकरा चुका है, और इसके खुदकुशी करने पर ही टाइगर को इस बात का इल्म हुआ होगा। इमरान ने फ्लिपर को उठाया और फिर वो तेजी से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ता चला गया। गेस्ट रूम में भी गेस्ट रूम में अभी तक नॉर्मन की लाश पड़ी हुई थी। ओह, ये शायद कब्र के इंतजार में पड़े हैं। इमरान ने एक तरफ नजर डालते हुए नॉर्मन की तरफ देखा, और फिर इसने कमरे की जनूबी दीवार की जड़ में एक मखसूस जगह पर पैर मारा तो दीवार में एक खला सा बनता चला गया। इमरान ने अंदर हाथ डालकर एक बटन दबाया तो खला में एक झमाका सा हुआ, और फिर खला में तेज रोशनी फैलती चली गई। ये बरकी भट्टी थी। इमरान वापस मुड़ा और नॉर्मन की लाश उठाकर इसने इस खला में फेंक दी और खला बंद कर दिया। लो भाई, तुम तो आराम करो। ख्वाह इंतजार की कोफ्त में पड़े हुए थे। इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में हाथ झाड़ते हुए कहा, और फिर वो फर्श पर पड़े हुए फ्लिपर की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान ने जेब से सुरंज निकालकर इसकी सुई पर लगी हुई कैप हटाई और फिर दूसरी शीशी में मौजूद कुव्वत इरादी को खत्म करने वाला महलूल इसने सुरंज में भरा, और इसके बाद वो इत्मीनान से फर्श पर बेहोश पड़े हुए फ्लिपर के बाजू की तरफ बढ़ा ताकि उसे इंजेक्शन लगाकर फिर इससे हिप्नोटिज्म की मदद से मालूमात हासिल करे। मगर जैसे ही वो इंजेक्शन लगाने के लिए पैरों के बल पर बैठा तो बेहोश पड़े हुए फ्लिपर का हाथ तेजी से घुमा, और दूसरे लम्हे इमरान जो बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था उछलकर पीछे जा गिरा। सुरंज और महलूल इसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा था, और फिर फ्लिपर भूखे दरिंदे की तरह उस पर टूट पड़ा। इमरान ने नीचे गिरते ही अपने आप को संभाला और तेजी से करवट बदली, मगर फ्लिपर के सर पर तो वहशत सवार थी। वो भी साथ ही मुड़ता चला गया, और दूसरा लम्हा इमरान के लिए भी हैरत अंगेज साबित हुआ जब तेजी से करवट बदलने के बावजूद फ्लिपर इस पर छाता चला गया। इमरान ने टांगे घुमाई, फ्लिपर लट्टू की तरह घूमा, और दूसरे ही लम्हे वो इसकी दोनों टांगों के दरमियान आकर इसे इंतहाई तेजी से अपने जिस्म को मुखालिफ सिमत में बाजू और टांगों समेत मरोड़ता चला गया, और इमरान की दोनों टांगें बिजली की सी तेजी से मुखालिफ अतराफ में फैलती चली गईं, और इसके साथ ही फ्लिपर किसी बम की तरह उछला और इसका पूरा जिस्म इमरान के पेट के निचले हिस्से में लगा। इमरान के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। दो खौफनाक दाव बैक वक्त इसने खेले थे, और इमरान के दिमाग पर अंधेरे से छाते चले गए। इसने अपने सर को तेजी से झिंझोड़ा, मगर बेसूद। अंधेरों की चादर इसकी तवक्का से कहीं ज्यादा तबेज थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान ने अपनी नाकाम कोशिश जारी रखी। लेकिन इस बार इसकी कोई कोशिश भी कामयाब ना हो सकी। इमरान के जाते ही ब्लैक जीरो ट्रांसमीटर पर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को हिदायत देने में मसरूफ हो गया। इसने फौरी तौर पर तमाम मेंबरान को सिवाय जूलिया और कैप्टन शकील के दानिश मंजिल में इकट्ठे होने का हुक्म दिया, और उन्हें कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में दानिश मंजिल की मीटिंग हॉल में पहुंच जाएं, ताकि उन्हें हिदायत दी जा सकें। इसका ख्याल था कि मुजरिम दिन के वक्त चूंकि दानिश मंजिल पर हमला करने से गुरेज करेंगे, इसलिए बेहतर है कि वो मेंबरों को बाकायदा प्लानिंग की सूरत में ड्यूटियां दे दे। इधर इमरान भी फ्लिपर से पूछगछ से फारिग हो जाएगा, इसलिए हो सकता है कि नई मिलने वाली मालूमात के मुताबिक वो कोई नई हिदायत पसंद करे। इसलिए इसे तमाम मेंबरों को दानिश मंजिल इकट्ठे होने का हुक्म दे दिया, ताकि इमरान के आने के बाद वो इत्मीनान से बाकायदा हिदायत दे सके। मेंबरों को हिदायत करने के बाद इसने ट्रांसमीटर एक तरफ रखा, फिर वो दानिश मंजिल की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसे मेज के एक हिस्से पर लगे हुए स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाए ताकि दानिश मंजिल को कैमोफ्लेज कर सके। दानिश मंजिल में ऐसा साइंसी सिस्टम नस्ब था कि उसे हर किस्म के हमले से फौरी तौर पर कैमोफ्लेज किया जा सकता था, और कैमोफ्लेज होने के बाद ही इसमें कोई फर्द किसी भी तरीके से दाखिल हो सकता था, और ना ही कोई साइंसी हरबा कामयाब हो सकता था। हत्ता कि एटम बम तक भी ऐसी सूरत में दानिश मंजिल पर अगर फेंका जाता तो बेकार हो जाता। लेकिन फिर इसने हाथ रोक लिए, क्योंकि वो मेंबरों को दानिश मंजिल की मीटिंग हॉल में इकट्ठे होने का हुक्म दे चुका था, और जाहिर है कैमोफ्लेज करने के बाद मेंबर्स भी अंदर दाखिल ना हो सकते थे। अलबत्ता इसने चेकिंग का निज़ाम ऑन कर दिया, ताकि अगर कोई शख्स चोरी छुपे अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे गिरफ्तार किया जा सके।
इसी लम्हे गेट स्क्रीन रोशन हो गई और ब्लैक जीरो को स्क्रीन पर गेट से बाहर तनवीर खड़ा हुआ नजर आया और ब्लैक जीरो ने गेट खोलने का बटन दबा दिया। इसके साथ साथ गेस्ट रूम का दरवाजा भी जाम करने का बटन ऑन कर दिया। फिर इसे अचानक ख्याल आया कि कहीं ऐन इस वक्त जब मेंबर अंदर आ रहे हों, इमरान गेस्ट रूम से बाहर ना आ जाए। इस तरह इमरान की दानिश मंजिल में इस अंदाज में मौजूदगी गड़बड़ कर देगी और एक्सू की शनाख्त के बारे में एक बार फिर मेंबरों में शक व शुबा पैदा हो जाएगा, या कम अज कम इमरान की हैसियत और किरदार को जरूर मशकूक नजरों से देखा जाएगा। इसलिए इसने गेस्ट रूम का दरवाजा लॉक कर दिया ताकि मेंबरों की आमद के दौरान इमरान भी बाहर ना आ सके। एक लम्हे के लिए उसे यह भी ख्याल आया था कि वो इमरान को कमरे में माइक के जरिए इत्तला कर दे कि वो भी बाहर ना आए, लेकिन ब्लैक जीरो ने ऐसा ना किया था क्योंकि उसे लगा था कि इमरान हिप्नोटिज्म के जरिए पूछगछ कर रहा होगा। इसलिए ऐसी हालत में इसकी तवज्जो हटाना खतरनाक भी साबित हो सकता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेंबरान दानिश मंजिल में दाखिल होते चले गए। ब्लैक जीरो ने एहतियातन स्याह रंग का नकाब मुंह पर चढ़ा लिया। इसकी ये आदत सी बन गई थी कि वो एहतियात का कोई भी पहलू हाथ से ना जाने देता था। सफदर भी अस्पताल से फारिग होकर चौंक अपने फ्लैट में पहुंच चुका था, इसलिए अब उसे सफदर के पहुंचने की उम्मीद थी। और फिर थोड़ी देर के बाद उसे दरवाजे पर सफदर खड़ा नजर आया, तो उसने गेट खोलकर सफदर को अंदर आने की इजाजत दी। जब सफदर मीटिंग रूम की तरफ चला गया तो ब्लैक जीरो ने मीटिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही इसने गेस्ट रूम का जाम कर देने वाला सिस्टम भी ऑफ कर दिया। अभी से इमरान के वापस आने का इंतजार था। इसके आने के बाद ही वो मेंबरों को हिदायत दे सकता था। मगर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ा जब इसने इमारत के अंदर 20-25 से भी ज्यादा गोल गोल चीजों को बाहर से आकर गिरते देखा। और अभी ब्लैक जीरो सोच ही रहा था कि ये चीजें क्या हैं कि वो सारे के सारे बैक वक्त फट पड़े और इनसे सुर्ख रंग का धुआं निकलकर इंतहाई तेज रफ्तारी से चारों तरफ फैलना शुरू हो गया। ब्लैक जीरो ने फुर्ती से धुएं को बेअसर बनाने का सिस्टम ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इसका हाथ शल होता चला गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे इसका पूरा जिस्म मफलूज होता चला जा रहा है। अब वो चेहरे पर नकाब चढ़ाए मफलूज हालत में बैठा सिर्फ देख सकता था और कुछ कर ना सकता था। न जाने धुएं में क्या खासियत थी कि पलक झपकते में अंदर ऑपरेशन रूम में बैठे हुए ब्लैक जीरो का जिस्म शल होता चला गया। फिर ब्लैक जीरो ने बड़ी बेबसी के आलम में 50-60 अफराद को दीवार से कूदकर अंदर आते देखा। इन सब के जिस्मों पर पाकिस्तान की सरकारी फौजी वर्दी थी और हाथों में मशीन गने थी। यूं लगता था जैसे दानिश मंजिल पर फौज ने बाकायदा हमला कर दिया हो। इन सब के चेहरों पर गैस मास्क चढ़े हुए थे और फिर इनमें से चंद ने दौड़कर गेट खोल दिया और दूसरे लम्हे कई फौजी गाड़ियां तेजी से अंदर दाखिल होती चली गईं और फौजी तेज रफ्तारी से पूरी दानिश मंजिल में फैलते चले गए। इनके अंदाज में बेहद चुस्ती थी। इनका लीडर एक चुस्त और चालाक किस्म का फौजी अफसर था जिसके कंधे पर मखसूस बैज लगे साफ नजर आ रहे थे। और दानिश मंजिल जिसे इमरान ने नाकाबिले तस्खीर बनाकर रख दिया था, ब्लैक जीरो की नजरों के सामने बड़ी आसानी से तस्खीर हो चुकी थी। और दुनिया की ताकतवर तरीन सीक्रेट सर्विस का चीफ एक्स2 अपनी कुर्सी पर बड़ी बेबसी के आलम में बैठा ये सब कुछ अपनी आंखों से के सामने होता देख रहा था। लेकिन वो बेबस था, कतई बेबस। अलबत्ता इसके दिमाग में आंधियां चल रही थी कि आखिर ये सब क्या चक्कर चल रहा है। मुल्की फौज ने आखिर इस तरह दानिश मंजिल पर मुनज़्ज़म हमला क्यों किया है। टाइगर जैसे ही सड़क पर पहुंचा उसे जल्द ही खाली सी टैक्सी मिल गई और वो शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर के पहले चौक पर पहुंचते ही इसने टैक्सी छोड़ दी और फिर तेजी से कदम उठाता हुआ वो एक टेलीफोन बूथ की तरफ बढ़ता चला गया। इसने टेलीफोन बूथ में दाखिल होते ही सबसे पहले सिक्के डालकर इमरान के फ्लैट का नंबर घुमाया, मगर वहां से जब उसे इत्तला मिली कि इमरान मौजूद नहीं, वो पैगाम नोट करा दे, तो इसने कैडल दबाकर इस बार दानिश मंजिल में X2 का नंबर घुमाया। लेकिन दूसरी तरफ से भी चंद लम्हे खामोशी तारी रही। फिर किसी ने रिसीवर उठाया। हेलो हेलो, मैं टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने राब्ता कायम होते ही मुअद्दबाना लहजे में कहा। मगर दूसरे लम्हे इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब दूसरी तरफ से जवाब दिए बगैर रिसीवर रख दिया गया और टाइगर का दिमाग यकलख्त घूम गया, क्योंकि ये सदी की हैरत अंगेज बात थी। एक्स2 मौजूद होता तो यकीनन ये प्राइवेट फोन कंप्यूटर सुनता, और यहाँ भी यही सिस्टम था कि अगर एक्सू मौजूद ना होता तो कंप्यूटर टेप ये इत्तला दे देती कि एक्सू लाइन पर नहीं है, पैगाम नोट करा दिया जाए। मगर रिसीवर उठाकर बगैर कोई बात किए या सुने रिसीवर रख दिया गया एक ऐसा इकदाम था जिसका कोई जवाब भी मालूम ना होता था। इसने दोबारा सिक्के डाले और एक बार फिर एक्सू का नंबर घुमाया, मगर इस बार उधर से एंगेज टोन सुनाई देती रही और टाइगर का जहन भग से उड़ गया।
क्योंकि ये भी एक अजीबो-गरीब चीज़ थी। एक्स-2 का फ़ोन ऐसा था कि उसकी बैक वक़्त कई लाइनें थी। अगर एक लाइन एंगेज होती, तो दूसरी लाइन स्पार्क कर देती और एक्स-2 इस लाइन को ही अटेंड कर लेता। और टाइगर के ज़हन में फ़ौरन ही झमाका-सा हुआ कि दानिश मंजिल में कोई शदीद किस्म की गड़बड़ हुई है। इसने रिसीवर कर्रेल पर फेंका और फिर भागता हुआ वो फ़ोन बोझ से निकल आया। इसके ज़हन में आंधियाँ-सी चल रही थीं। उसे यकीन हो गया था कि दानिश मंजिल में कोई शदीद किस्म की गड़बड़ हो चुकी है। फ़ोन बोझ से बाहर आते ही उसने सर्च लाइट जैसी नज़रों से इधर-उधर देखा और फिर इसकी नज़रें एक पानों वाली दुकान के सामने खड़े मोटरसाइकिल पर पड़ी। मोटरसाइकिल पर एक दाढ़ी वाला सूखा सड़ा सा नौजवान बैठा हुआ था। दुकान के सामने खड़े हुए अपने दोस्तों से डींगे मार रहा था। मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट था। टाइगर तेजी से इस मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ता चला गया। इसने जाते ही मोटरसाइकिल के हैंडल पर हाथ रखा और फिर इससे पहले कि मोटरसाइकिल वाला हैरतज़दा अंदाज में उससे कुछ पूछता, टाइगर का दूसरा हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और वो सूखा सड़ा बजाते खुद हीरो बना हुआ नौजवान किसी गेंद की तरह उछलता हुआ दुकान के सामने खड़े हुए अपने दोस्तों के सामने जा गिरा और इन सब के मुंह से चीखें निकल गईं। मगर टाइगर के पास इस वक्त नहीं था कि वो इनकी हैरतज़दा चीखों पर कान धरता। इस सूखे सड़े हीरो को उछालते ही उछलकर मोटरसाइकिल पर जा बैठा और दूसरे लम्हे मोटरसाइकिल किसी खलाई रॉकेट की तरह आगे दौड़ता चला गया। टाइगर ने पीछे मुड़कर भी देखने की तकलीफ गवारा ना की। इसके जहन में तो दानिश मंजिल में होने वाली गड़बड़ किसी अफरीत की तरह सवार थी और फिर वो पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ जल्द ही इस चौक पर पहुंच गया जहां से दानिश मंजिल को सड़क जाती थी। मगर चौक पर फौजी सिपाहियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूरी सड़क ब्लॉक कर रखी थी। उधर जाना मना है, फौजी कार्रवाई हो रही है, आप दूसरे रास्ते से जाएं। एक फौजी जवान ने बड़े कड़क लहजे में कहा। फौजी कार्रवाई और इस सड़क पर? टाइगर के जहन में धमाके होने लगे क्योंकि इस सड़क पर दानिश मंजिल के अलावा और कोई ऐसी इमारत ना थी जहां फौजी कार्रवाई हो सकती। इसने तेजी से मोटरसाइकिल मोड़ा और फिर वो दाएं तरफ से होता हुआ एक बाई रोड पर पहुंच गया। इस बाई रोड पर कोई फौजी मौजूद ना था। टाइगर मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। ये बाई रोड दानिश मंजिल से थोड़ी दूर मेन रोड पर जाकर मिलती थी और जिस वक्त वो मेन रोड के करीब पहुंचा तो इसे पांच फौजी गाड़ियों को एक दूसरे के पीछे तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए जनूबी सिम जाते देखा। चार फौजी जीपें भी इनके पीछे थीं। टाइगर तेजी से मेन रोड पर पहुंचा। इस वक्त सड़क खाली पड़ी थी। वहां एक भी फौजी नजर ना आ रहा था, बल्कि रुकी हुई आम ट्रैफिक अब चलने लगी थी। लोगों के चेहरों पर हैरत और ताज्जुब के तासुरात थे। टाइगर तेजी से दानिश मंजिल की तरफ बढ़ा और फिर से दानिश मंजिल गेट पूरी तरह खुला हुआ देखा। इससे मोटरसाइकिल को स्टैंड किया और उछलकर वो दानिश मंजिल में दाखिल हो गया। मगर पूरी इमारत सुनसान थी। सामने बरामदे में एक दरवाजा भी टूटा हुआ था और टाइगर सर हिलाता हुआ उल्टे पैरों ही वापस लौटा। वो सारी बात समझ गया था। अब उसे ख्याल आ रहा था कि फौजी सिपाही जिसने उसे चौक पर रोका था, इसका चेहरा तो मकामियों जैसा था, लेकिन आंखें, हाँ, आंखें गैर मुल्कियों जैसी थीं। फिर बाहर आकर इसने फाटक को धकेल कर बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि फाटक खोले रहने से फालतू लोग अंदर दाखिल हो सकें। फाटक बंद करते ही टाइगर एक बार फिर मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और इसने पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल को इस तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया जिधर फौजी गाड़ियां गई थीं। आगे जाकर चौक पर वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर से सड़क पर निशानात को गौर से देखते हुए मोटरसाइकिल को तेजी से बाएं तरफ जाने वाली एक सड़क पर मोड़ा और दूसरे लम्हे वो इंतहाई तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जल्दी वो एक दूसरे चौक पर पहुंच गया। जिस सड़क पर फौजी ट्रक गए थे वो एक लंबा चक्कर काटकर इस चौक से आ मिलती थी और टाइगर ने गौर से इस सड़क पर ट्रकों के निशानात देखने शुरू कर दिए। चूंकि ये शहर का बैरूनी इलाका था, इसलिए यहाँ सड़क पर गर्द हर वक्त पड़ी रहती थी और भारी ट्रक गाड़ियों के निशानात साफ दिखाई देते थे। दूसरे लम्हे उसे निशानात पिकनिक पॉइंट की तरफ जाते नजर आए और टाइगर सर पर हाथ फेरता हुआ तेजी से उसी सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाता चला गया और फिर पिकनिक पॉइंट से थोड़ा पहले उसे फौजी गाड़ियों के काफिले को इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ते देखा। ये कारवां खासी दूर था। उसे देखते ही टाइगर ने रफ्तार न सिर्फ आहिस्ता कर ली, बल्कि इसने सड़क छोड़कर दरख्तों की आड़ में मोटरसाइकिल दौड़ाना शुरू कर दी। इसका ख्याल था कि कारवान यकीनन पिकनिक पॉइंट की तरफ मुड़ेगा, लेकिन कारवान सीधा आगे बढ़ता चला गया। अब तो टाइगर चौंक पड़ा। ये चक्कर उसकी समझ से बाहर हो रहा था। अगर ये मुजरिम थे तो फिर इन्हें पिकनिक पॉइंट की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि रॉबर्ट भी उसे उधर ही लेकर गया था और टाइगर के अंदाजे के मुताबिक मुजरिमों का हेडक्वार्टर पहाड़ियों के आसपास कहीं होना चाहिए। मगर ये फौजी कारवान
तेजी से आगे साहिल समुद्र की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इधर सड़क भी बिल्कुल सुनसान थी। इस सड़क पर मुजरिमों का ताकुब करना भी खतरनाक था। उसे बड़ी आसानी से राइफल के जरिए गोली मारी जा सकती थी। टाइगर यही सोचता हुआ दरख्तों की आड़ लेता कारवान का ताकुब कर रहा था। साहिल समुद्र पर पहुंचकर कारवान ग्रीन बेज की तरफ बढ़ता चला गया। ग्रीन बेज जहां रेत ही रेत थी और शाम को वहां मनचले जोड़े जो तन्हाई के शौकीन थे कहीं कहीं घूमते दिखाई देते थे। टाइगर को अचानक एक ख्याल आ गया। इसने मोटरसाइकिल को एक तरफ स्टैंड किया और फिर भागता हुआ वो सड़क पर लगे हुए फोन बूथ में घुसता चला गया। इसे इंतहाई फुर्ती से सिक्के डालकर बूथ ऑन किया और फिर तेजी से नंबर घुमाने लगे। PA2 सेक्रेटरी वजारत खारजा। दूसरी तरफ से मशीनी सी आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, सर सुल्तान से बात कराओ जल्दी। टाइगर ने इमरान की आवाज निकालते हुए कहा। होल्ड ऑन करें। इमरान का नाम सुनते ही दूसरी तरफ से PA ने तेजी से कहा, क्योंकि वो सब इमरान और सर सुल्तान के ताल्लुकात को अच्छी तरह जानते थे। इमरान बेटे, क्या बात है? चंद लम्हों बाद ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान की शफीक और नरम आवाज सुनाई दी। सर सुल्तान, मैं इमरान का साथी टाइगर बोल रहा हूँ। मैंने इमरान का नाम इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि आप जल्द से जल्द मैं आपसे बात कर सकूं। इमरान साहब फ्लैट से गायब हैं और अभी थोड़ी देर पहले एक फौजी दस्ते ने दानिश मंजिल पर रेड किया है जनाब। दानिश मंजिल का गेट खुला हुआ था और वहां कोई आदमी मौजूद ना था। अंदर के दरवाजे भी टूटे हुए हैं। फौजियों ने पूरी सड़क ब्लॉक कर रखी थी। मुझे शक गुजरा तो मैं इनका ताकुब करता रहा। एक्सट्रू के टेलीफोन का रिसीवर भी क्रेडल से उठाकर अलहदा कर दिया गया है। मैंने फाटक तो बंद कर दिया है। और आप मुझे ये बताएं कि क्या वाकई फौज ने रेड किया है? टाइगर ने तेज से बोलते हुए कहा। उसे समझ में ना आ रहा था कि वो कौन सा फिक्रा पहले कहे और कौन सा फिक्रा बाद में, इसलिए जो मुंह में आया कहता चला गया। ओह, क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? फौज का रेड? ये नामुमकिन है। क्या ना बताया है तुमने? सर सुल्तान ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मेरा नाम टाइगर है जनाब, और मैं इमरान साहब का प्राइवेट आदमी हूँ, सीक्रेट सर्विस से हटकर। मुझे पहले ही मालूम है ये मुझे यकीनन रॉबिन हुड तंजीम से मुतालिक हैं। बहरहाल इनका पीछा कर रहा हूँ। इस वक्त मैं साहिल समुद्र से फोन कर रहा हूँ। ये फौजी कारवान ग्रीन बैच की तरफ गया है। आप बराए मेहरबानी इमरान साहब को ट्रेस करके उन्हें इत्तला दें। मैं बहरहाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मुजरिमों के पंजे से दानिश मंजिल से अगवा किए जाने वालों को छुड़वा सकूं। बाय बाय। टाइगर ने दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर रिसीवर रख दिया, क्योंकि उसे मुजरिमों की तरफ से फिक्र थी कि कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। और फिर वो मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ ग्रीन बैच की तरफ बढ़ता चला गया। फौजी कारवान नजरों से उछल हो चुका था और अब रेत में मोटरसाइकिल दौड़ाना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए इसने पुराने लाइट हाउस के टावर के अहाते में मोटरसाइकिल मोड़ी और फिर नीचे उतरकर तेजी से सीढ़ियां फलांगता हुआ वो ऊपर चढ़ता चला गया, क्योंकि अब यही एक सूरत थी जिससे वो मुजरिमों की नकलो हरकत को चेक कर सकता था। थोड़ी देर बाद टाइगर लाइट हाउस की टावर की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच चुका था और फिर इसकी तेज नजरों ने दूर रेत में रुके हुए फौजी कारवान को देख लिया। इन फौजी गाड़ियों के साथ चार बड़ी बड़ी कारें भी मौजूद थीं और एक फौजी गाड़ी से कुछ अफराद को उठा उठाकर इन कारों में मुंतकिल किया जा रहा था। टाइगर की तेज नजरें सब कुछ वाज़ेह तौर पर देख रही थी और सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को पहचानता था। और फिर जब इसने एक नकाब चढ़े आदमी को कार में मुंतकिल होते देखा तो वो समझ गया कि सीक्रेट सर्विस का बॉस एक्स ट्रू है। सबके जिस्म शल महसूस हो रहे थे। उसी लम्हे इसकी नजरें इमरान पर पड़ी, जिसकी आंखें बंद थीं, गर्दन टूटकर लटक रही थी और टाइगर के जहन में धमाके से होने लगे। उसे यूं लगा जैसे इसके जहन और जिस्म में कई एटम बम बैक वक्त फट गए हों। इमरान को इस अंदाज में देखते ही इसका खून फवारे की तरह उछलने लगा और वो तेजी से छलांगे मारता हुआ सीढ़ियां उतरता चला गया। इसके जहन पर वहशत की सुर्ख चादर चढ़ गई थी। मुजरिमों ने ना जाने क्या किया था कि तकरीबन सारी सीक्रेट सर्विस के मेंबरान इनके हत्थे चढ़ गए थे। नीचे उतरते ही वो मोटरसाइकिल पर बैठा और फिर से बेतहाशा मोटरसाइकिल इधर दौड़ानी शुरू कर दी। मगर थोड़ी ही दूर आगे जाकर मोटरसाइकिल झटके खाने लगी और फिर फौरन ही बंद हो गई। टाइगर ने मोटरसाइकिल को चेक करना भी गवारा ना किया और इसने मोटरसाइकिल फेंकी और रेत पर अंधाधुंध दौड़ना शुरू कर दिया। इसका रुख उस आरजी और कच्ची सड़क की तरफ था जो ग्रीन बैच की तरफ जाती थी। कारों में मुंतकिल होने से साफ जाहिर था कि मुजरिम कारों में सवार होकर अपने अड्डे पर जाएंगे। उन्होंने ये रेतीला साहिल सिर्फ अपनी गाड़ियों को छोड़ने के लिए मुंतखब किया था। टाइगर बेतहाशा दौड़ता हुआ सड़क की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो हाँफता कांपता इस कच्ची सड़क पर पहुंच गया। सड़क के इर्द गिर्द रेत के बड़े बड़े टीले थे। टाइगर एक टीले की आड़ में लेटकर अपना सांस बराबर करता रहा और फिर इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक
4 कारें उसे वापस आती दिखाई दी। गहरी रेत की वजह से इनकी रफ्तार खासी कम थी। टाइगर खामोश पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद पहली कार टाइगर के करीब से गुजरी। इसके बाद दूसरी और फिर तीसरी। जब चौथी कार टीले के नजदीक आई तो टाइगर चौकस हो गया। फिर जैसे ही कार टीले के नीचे से गुजरी, टाइगर ने आहिस्ता से कार की छत पर छलांग लगा दी। गो इसे अपने तौर पर एहतियात की थी, लेकिन इसके बावजूद अंदर मौजूद लोगों को कूदने के धमाके का एहसास जरूर हुआ। इसके साथ ही कार के ब्रेक चरचराए और वो रुकती चली गई। टाइगर ने कहा कि ऐसा होते ही तेजी से साथ वाले टीले पर छलांग लगाई। अब इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि इस कार में सिवाय ड्राइवर के और कोई ना था, और ड्राइवर का दरवाजा भी दूसरी तरफ था। चुनाचे जैसे ही कार रुकी और ड्राइवर दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ से उतरा, टाइगर तेजी से फिसलता हुआ कार के नीचे उतरता चला गया। ड्राइवर ने इधर आकर और फिर पीछे मुड़कर कार को अच्छी तरह चेक किया, लेकिन उसे नीचे देखने का ख्याल तक न आया। चुनाचा वो दोबारा कार के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इतनी देर में टाइगर तेजी से रेंगता हुआ कार की डिग्गी के नीचे से निकल आया। वो पहले ही जेब से एक तार निकाल चुका था और जब तक ड्राइवर कार में बैठकर दरवाजा बंद करता, टाइगर डिग्गी का दरवाजा खोल चुका था। दूसरे ही लम्हे कार को एक झटका खाकर आगे बढ़ी तो डिग्गी भी थोड़ी सी खुलती चली गई, लेकिन चूंकि टाइगर ने उसे पकड़ रखा था, इसलिए वो ज्यादा ना खुल सकी और टाइगर चिकनी मछली की तरह अपने जिस्म के मुताबिक मौजूद खला में डिग्गी में उतरता चला गया। इसने डिग्गी को अंदर से थाम रखा था। कार चंद लम्हे आहिस्ता आहिस्ता चली और फिर इसकी रफ्तार तेज होती चली गई। टाइगर अब मुतमईन पड़ा हुआ था। इसका मंसूबा हैरतअंगेज तौर पर कामयाब हो चुका था। वो अगर चाहता तो इस ड्राइवर को आसानी से मारकर गिरा सकता था, लेकिन वो जानता था कि मुझे बेहद होशियार हैं। वो उसे भून डालते और वो किसी सूरत अकेला इन सब का मुकाबला ना कर सकता था। इस तरह वो कम से कम इनके अड्डे के अंदर पहुंचने में कामयाब हो सकता था। बाद में हर किस्म की कोशिश भी की जा सकती थी। चुनाचे वो इत्मीनान से डिग्गी में सिमटा हुआ कार के साथ ही आगे बढ़ता चला गया। दर्ज में से वो बाहर का मंजर भी देख रहा था। साहिल समुद्र से होती हुई कारें एक पहाड़ी के दामन में एक लम्हे के लिए रुकी। टाइगर चूंकि सिर्फ पीछे का मंजर देख सकता था, इसलिए वो खामोश पड़ा रहा। चंद लम्हों बाद कार एक बार फिर हरकत में आई। इसका रुख सीधा था और थोड़ी देर बाद टाइगर की आंखें हैरत से फटती चली गईं, क्योंकि वो कार पहाड़ी के अंदर घुसती चली जा रही थी। पहाड़ी की एक बहुत बड़ी चट्टान ऊपर को उठी हुई थी और फिर जैसे ही कार इस चट्टान के नीचे से गुजरी, चट्टान आहिस्ता आहिस्ता नीचे होना शुरू हो गई। कार एक मोड़ मुड़कर एक बार फिर रुक गई और इसके साथ ही गैर मुल्की आवाजों का मिला जुला शोर और कारों के दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई दी। टाइगर दम साधे खामोश पड़ा था। फिर काफी देर तक वहां शोर सुनाई दिया और कारों में से कुछ चीजें मुंतकिल की जाती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता शोर कम होता चला गया। जब टाइगर ने महसूस किया कि अब वहां किसी किस्म का कोई शोर और कोई आवाज बाकी नहीं रही, तो उसने आहिस्ता से डिग्गी को ऊपर उठाया और फिर इंतहाई एहतियात से बाहर निकल आया। डिग्गी को दोबारा बंद करके वो चंद लम्हे कार के एक तरफ दुबका रहा, फिर सीधा हुआ और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। चट्टाने काट कर ये एक बड़ा सा कमरा बनाया गया था, जिसमें वो चारों कारें मौजूद थीं। सामने एक लकड़ी का दरवाजा नजर आ रहा था। टाइगर तेजी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। दरवाजा खुला हुआ था। इसने दरवाजे को आहिस्ता से खोला तो दूसरी तरफ झांकने लगा। ये एक तवील राहदारी बनाई गई थी। राहदारी खाली पड़ी हुई थी। टाइगर दरवाजा खोलकर तेजी से राहदारी में घुसा और फिर दीवार के साथ लगकर खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता चला गया। पहले दरवाजे के करीब रुककर उसने अंदर की आहट ली। अंदर खामोशी थी। टाइगर फुर्ती से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में फौजी वर्दियां और इस किस्म का दूसरा सामान मौजूद था। वहां गैस मास्क भी पड़े हुए थे और साथ ही एक अलमारी में, जिसके दरवाजे शीशे के थे, मुख्तलिफ किस्म के महलूल पड़े हुए थे। टाइगर ने तेज नजरों से महलूल की शीशियों का जायजा लिया और दूसरे लम्हे अचानक चौंक पड़ा, क्योंकि वहां एक महलूल की शीशी कतार में से गायब थी। शीशी का दायरा जो गर्द पर बना हुआ था बता रहा था कि यहाँ से भी अभी अभी कोई शीशी उठाई गई है। और फिर टाइगर की नजरें साथ वाली शीशी पर जम गई। इस शीशी में सुर्ख रंग का महलूल था। टाइगर इस महलूल की खासियत जानता था। ये महलूल हर किस्म के गैस के असरात को खत्म कर देता था। टाइगर ने अलमारी खोलकर वो शीशी उठाकर जेब में डाल ली। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर की सुगंध लेने लगा, मगर राहदारी में खामोशी थी। वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकला और आगे बढ़ता चला गया। अभी वो दूसरे कमरे के दरवाजे तक ना पहुंचा था कि उसे दूर से कदमों की तेज आवाज सुनाई दी और फिर वो फुर्ती से दरवाजे के करीब रुका। इसके पट को धकेला।
ये दरवाज़ा भी इसकी खुशकिस्मती से खुला हुआ था। शायद अपने अड्डे में मुजरिमों को किसी किस्म का कोई खतरा ना था, इसलिए दरवाजे लॉक करने की उन्हें ज़रूरत ही ना महसूस हुई होगी। इसी लम्हे राहदारी के आखिरी मोड़ पर उसे कदमों की आवाज़ें उभरती सुनाई दी और टाइगर फुर्ती से दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे को एहतियात से बंद करके वो जैसे ही मुड़ा, हैरत के मारे बेख्तियार उछल पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।